अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इजाज़ न्यूज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज के हमारे मेहमान निडर बेबाक साफ़ी एजाज़ भट्ट साहब हैं। एजाज़ भट्ट साहब सहाफ़त में एक तवील तजर्बा रखते हैं। 12 साल बतौर क्राइम इंचार्ज उन्होंने रिपोर्टिंग की रोज़नामा जंग में। जहान पाकिस्तान में बतौर चीफ़ रिपोर्टर उन्होंने खिदमात अंजाम दी। K21 में असाइनमेंट एडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। इसके साथ साथ वो बतौर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर भी हैं। उनके निडर और बेबाक तबसरे हम फेसबुक और दूसरी उनके यूट्यूब चैनल पर भी देखते रहते हैं। आज हम उनको खुसूसी तौर पर उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। आइए आपको भी वो गुफ्तगू सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। आजकल कोरोना हर तरफ फैला हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, कोरोना वायरस जो है ना वो चाइना में तो नवंबर में आ गया था, पाकिस्तान में तकरीबन मार्च में इसका यानी आया। लेकिन जो ख़ास तौर पे सारी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ फील्ड हैं सब पे इसके असरात काफ़ी गहरे हुए हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो है कोरोना वायरस आने के बाद सहाफ़ियों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात के हालात पैदा हुए हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि बहुत सारे चैनल में से, अखबारात में से जो सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है और जिनको कुछ को ये भी कहा गया कि आप घर बैठ के काम करें, उसके बाद उनको निकाल दिया गया, आप चैनल ख़त्म कर दिया गया। मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनकी जो है ना शॉर्ट लिस्टिंग कर दी गई। अब इस सारे बहरान से ये हुआ है कि हज़ारों जो सहाफ़ी हमारे भाई हैं ना वो घरों में बैठ गए हैं और वो बेरोज़गार हो गए हैं। अब इसके दो तरह के असरात मरतब हुए हैं, क्योंकि एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है ना, इनको अगर आप देखें, गौर से देखें और पिछला जायज़ा लें तो उतना मेरा ख़्याल है कि जिनको खुफियात कहा जा रहा है उनका किरदार नहीं तहरीक इंसाफ को लाने में, जितना कि सहाफ़ियों का या मीडिया का किरदार है इनको हुकूमत में लाने। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल है ना वो सहाफ़ी बरादरी पे आया है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ये इसके ज़िम्मेदार इमरान खान या उनके जो साथी हैं वो नहीं हैं। असल में उनको मशवरा देने वाले लोग कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने मीडिया को इमरान खान की हुकूमत आने के बाद एक ऐसे पेश किया है जैसे कि मीडिया उनका बहुत बड़ा दुश्मन है। हालांकि मीडिया में मैंने देखा कि बहुत सारे मीडिया के जो दोस्त हैं उन्होंने इमरान खान को बाकायदा सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, उन्होंने उनको वोट दिए और उनके वोटों की वजह से ही जो है ना वो मुख्तलिफ इलाकों से इनके MNA MPA जो है ना वो सिलेक्ट हुए और उनकी हुकूमत आई। अब ये आने के बाद बहरान क्यों पैदा हुआ? बहरान यूँ पैदा हुआ कि जब सबसे पहले वज़ीर इत्तला जो फवाद चौधरी साहब थे उन्होंने कुछ ऐलानात किया और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिससे जो है ना वो जो सहाफ़त या मीडिया की जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी थी वो डैमेज होना शुरू हो गई। और उससे जो हुआ कि असल में दुश्मन जो अगर देखा जाए ना सहाफ़त में या इस सारे मीडिया हाउसेस में, अगर हुकूमत का कोई दुश्मन है तो वो असल में वो हैं कि जो मुखालफत बाय मुखालफत कर रहे थे और जो पीछे कुछ मीडिया मालकान जो थे वो पीछे मुलव्वस थे। अब देखिए वो मीडिया मालकान जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के ख़िलाफ़ थे या इनके मुखालफ थे वो भी इस वक्त स्टेबल ही हैं और उनके जो वो एंकर्स हैं बड़े बड़े वो भी स्टेबल हैं। अब ये असरात किस पर पड़े हैं? जो छोटे सहाफ़ी से मुराद ये है कि जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो सहाफ़ी छोटे नहीं, असल में रीढ़ की हड्डी वो है पूरी, यानी सहाफ़त की रीढ़ की हड्डी वो है। क्योंकि इसमें आप देखें कि रिपोर्टर्स भी हैं, इसमें कैमरामैन भी हैं, इनमें फ़ोटोग्राफ़र्स भी हैं, इनमें सब एडिटर्स भी हैं। अभी देखें कि आप जितना ये बहरान है इसको सारा इकट्ठा कर लें तो आपको 80 से 90% वो सहाफ़ी बेरोज़गार नज़र आएंगे जिनकी तनख्वाहें 20,000 से लेके 1 लाख तक है। जिनकी तनख्वाहें पहले लाखों में थी उनकी तनख्वाहें अब भी लाखों में हैं, वो अब भी मौजूद है, वो अब भी हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं और उनको एक नया ज़रिया मुआश मिल गया है। उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं। वो वही प्रोडक्शन जो अपनी पहली हुकूमत मुखालिफ प्रोडक्शन थी वो अब यूट्यूब पे पेश कर देते हैं और उनको यूट्यूब से एक अजाफी। और अब हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उन सबको ये कहा जा रहा है कि आप नए जो है ना काम तलाश करें, मीडिया में नए चीज़ों को की तरफ जाएं। अब मैं इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने जितने भी अब तक के इक़दाम किए ना उसके असरात सिर्फ उन फील्ड सहाफ़ियों के ऊपर पड़े हैं या फील्ड में जर्नलिज़म को प्रमोट करने वाले सहाफ़ियों के ऊपर पड़े हैं कि जो कि असल में सहाफ़त की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन जो लोग बड़े बड़े जिनको सहाफ़त के बड़े बड़े मगरमच्छ कहा जाता है वो गिनती के हैं।
आप देखें चंद दर्जन, आप पूरे सारे चैनल्स को कलेक्ट करें, सारे अखबार को कलेक्ट करें तो वो चंद दर्जन में है। वो अभी भी उनकी भी तनहाई अभी भी लाखों में है। लेकिन मैं इसकी एक मिसाल दूंगा कि आप देखें कि बहुत सारे हमारे चैनल्स में और अखबारात में जो है ना वो CEO और ग्रुप डायरेक्टर और ग्रुप एडिटर के जो ओहदेदार लाए जाते हैं ना, उनको इसलिए नहीं लाया जाता कि ये बहुत बड़ा ओहदा है, ये अखबारात को चैनल को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। वो सबसे पहले ये करते हैं कि जी आपने मुझे कितनी तनख्वाह देनी है। वो कहते हैं जी आपकी तनख्वाह हम 15 लाख करते हैं, 10 लाख करते हैं। तो वो कहते हैं जी मैं ये अपनी तनख्वाह भी आपको पूरी करके दिखाता हूँ। वो फिर ग्रुप का एक पूरा एस्टीमेट निकालते हैं। उनका सबसे पहले काम ये होता है कि इस अदारे में 1000 वर्कर काम कर रहा है, तो वो कहते हैं कि इनमें से 50,000 या 1 लाख से ऊपर किस किस की तनख्वाह है। उन सारों को कलेक्ट करते हैं, उनमें से 30 या 50 लोगों का एक लिस्ट बनाते हैं। वो कहते हैं जी इन लोगों को निकाल दें, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को निकालने से क्या होगा जी, अदारे को 50 लाख की बचत होगी और इसमें से 10 लाख रुपया मेरी तनख्वाह भी निकल आएगी और 40 लाख रुपया अदारे को। अब वो लोग वो हैं जो पिछले 20-20 साल से 25-25 साल से 10,000 तनख्वाह से शुरू हुए और करते करते उनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़ने के बाद उनकी तनख्वाह लाख पे या 80,000 पे या 70,000 पे पहुंची। अब उनको तो निकाल दिया गया। और ये जो पैराशूटर हैं, जो CEO बन के, ग्रुप एडिटर बन के और जो बड़े बड़े ओहदेदार बन के, या ख़ास तौर पे जो एंकर हैं, जो पैराशूटर हैं, ये बन के आ जाते हैं अदारों में। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन एंकर्स की वजह से, एक एक एंकर्स की वजह से 100 बंदे की तनख्वाह जो है ना मारी गई। तो मैं ये कहूँगा कि जो असल जर्नलिज़म था, जिन्होंने जर्नलिज़म में MA किया, मास्टर किया है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट में MA करके आए हैं जो लड़के लड़कियाँ, उसके बाद उन्होंने 20-20 साल लगाए हैं, उन लोगों को तो निकाल दिया गया। और जो पैराशूटर हैं, ये फ़लाँ जो जी फ़लाँ अदाकार का बेटा है, इसको बना दो एंकर। ये फ़लाँ कौन है जी, ये फ़लाँ जहाँ से डॉक्टर साहब कुवैत से फ़ारग होके आए हैं, इनको एंकर बना दो। अब इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में ये वाला काम नहीं किया था। अब हुआ क्या कि लोगों के किए हुए काम पे जो हमारे रिपोर्टर्स ने काम किए हुए हैं, उन काम को दोबारा से यानी रिप्रोड्यूस करके या उनके ऊपर एक प्रोग्राम करके इन्होंने अपने नाम बनाए हैं, अपनी रेटिंग बनाई है और उस रेटिंग का ये खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वर्कर सहाफ़ी हैं, जो असल सहाफ़ी हैं, वो डाउन और डाउन होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दौरान सहाफ़ी लीडरशिप का किरदार क्या है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि लीडर होता कौन है। लीडर आप देखें दुनिया भर में, अगर सियासत का लीडर देखें, किसी मुख्तलिफ फील्ड के लीडर्स देखें, तो लीडर्स का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो अपनी पूरी कम्युनिटी को लेकर चलता है और उसके लिए ख़ुद कुर्बानियाँ देता है और कम्युनिटी को अप करता है और कम्युनिटी को जो मुश्किलात पैदा होती हैं उन मुश्किलात का अजाला करता है। अब मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि जब से मैं यानी 20-25 साल से देख रहा हूँ सहाफ़ियों में, तो सहाफ़ियों को जितनी लीडरशिप मिली है ना, इसमें ज़्यादा मीर जाफ़र और मीर सादक हैं। वो अपनी कम्युनिटी को इसी तरह तबाह करते हैं जिस तरह के टीपू सुल्तान को तबाह करवाया गया। इसकी मैं एक मिसाल इस तरह दूंगा कि हमारी बहुत सारी लीडरशिप है जो हमेशा आप देखें कि अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे दिसंबर में इलेक्शन होने हैं। अच्छा, ये ना अक्टूबर अगस्त से शुरू होते हैं और अगस्त नवंबर से अक्टूबर के दरमियान ना लोगों को वादे करना शुरू कर देते हैं कि जी ये फ़लाँ मसला हल करा देंगे, सहाफ़ी कॉलोनी का मसला हल करा देंगे, प्रेस क्लब का मसला हल करा देंगे, नौकरियों का मसला हल करा देंगे, बकाया जात का मसला हल करा देंगे। बड़े बड़े दावे करते हैं। उसके बाद जो है ना वो सारे लोग उनके साथ चिमट जाते हैं, जो जिनकी यानी मसाइल होते हैं वो सारे बेचारे क्या करें, वो चिमट जाते हैं, एंड पे उनको वोट भी दे देते हैं। जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर पहला 1 महीना जो है ना वो दावतों का चलता है, कि उसमें होता है कि जी लीडरशिप को दावतें दी जाती हैं कि जी आपने यानी आप मुंतखब हो गए हैं और अब आप बहुत सारे काम। उसके बाद अगले 5-6 महीने जो है ना वो खामोशी से गुजार दिए जाते हैं। अब इसकी मैं एक आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल दूंगा कि इस वक्त लाहौर के मसाइल जो है ना, लाहौर में अगर जो सहाफ़ियों को मसाइल अगर आप देखें ना, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा आप सारों को छोड़ दें, ये भी कोई चीज़ नहीं है कि सहाफ़ी कौन है सहाफ़ी कौन नहीं है। सिंपली एक कुलिया है कि जो लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर है और जिसको DGPR की तरफ से एक्रेडिटेशन कार्ड मिला हुआ है, आप उसको सहाफ़ी माने। बकाया को आप यही कहें कि सहाफ़ी माने, लेकिन ये कहें कि यार अभी इनके 5 साल पूरे नहीं हुए या अभी वो अपने तजर्बात के दौरान गुजर रहे हैं। अब जिन लोगों को लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिल चुकी है, एक्रेडिटेशन कार्ड मिल चुका है, ये तो कन्फर्म सहाफ़ी हैं। अभी मेंबरशिप 2500 या 3000 के करीब है लाहौर प्रेस क्लब, तो इसका हम यही रफली कहते हैं कि 3000 के करीब लाहौर के सहाफ़ी हैं जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें से अभी तादाद अगर वैसे आ जाए तो 5000 से भी बढ़ चुकी है, बल्कि 10,000 तक भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम इसी पे रहते हैं। अब ये 3000 का मसला है लाहौर प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी हैं, ठीक है, और लाहौर की आबादी है 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक।
अब बस 1.25 करोड़ में से 3000 सहाफ़ियों के मसाइल किसने हल कराने हैं? सहाफ़ी लीडरशिप ने। अब सहाफ़ी लीडरशिप क्या है? अब आप ये देखें कि हमारे इस वक्त जो प्रेस क्लब की सियासत है तो उसमें 3 ग्रुप हैं। 2 ग्रुप बड़े हैं, एक प्रोग्रेसिव और एक जर्नलिस्ट ग्रुप है, तीसरा ग्रुप डेमोक्रेट के नाम से है, और भी हैं कुछ राइटर ग्रुप ये वो, लेकिन एंड पे जब भी इलेक्शन होते हैं वो मिक्स होकर मिल जाते हैं और एंड पे एक ग्रुप बन जाता है तीसरा कोई भी। अब ये ग्रुप मेरा किसी किसी भी ग्रुप के लीडर से कोई यानी ना मेरा कोई उनसे चपकलश है ना मेरी उनसे, लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट ये कि आप यार 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आबादी में से 3000 के आप नुमाइंदे बनाए गए हैं, आप इन 3000 के तो मसाइल हल करें। अब देखें कि जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ये बहुत सारे अदारों को बंद कर दिया गया, बहुत सारे अदारों से लोगों को निकाल दिया गया। बाज़ अदारों में 60%, 20%, 30% अमले को निकाल दिया गया। फिर बहुत सारे अदारे जिनकी डाउन साइजिंग की गई, बहुत सारे अदारे जिनमें उनकी तनख्वाहें जो है 40% तक कम कर दी गई। फिर भी इन हालात में भी वो अपना काम करते रहे, लेकिन उन्होंने फिर जो मालकान है वो बाज नहीं आए, उन्होंने बकाया जो अमला उसको भी निकालना शुरू कर दिया। अब जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को निकाला है तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लीडरशिप है, सारी कंबाइंड लीडरशिप, इस लीडरशिप को सोचना चाहिए था कि इस वक्त बेरोज़गार कितने लोग हुए हैं। अभी हम चलें, आप सारे बेरोज़गारों की ना फिक्र करें, आप ये 3000 में से उनको ले लें कि जिनकी मेंबरशिप है और वो बेरोज़गार हुए हैं। ये बड़ी भी आप बड़ा चढ़ा के तादाद भी देखेंगे, जो मेंबर हैं वो बेरोज़गार हैं 800 1000 हो जाएंगे। इसका मतलब है ये मसला मज़ीद छोटा होके 3000 से 1000 तक रह गया। अब 1000 लोगों को जॉब दिलाना और उसके लिए कोशिश करना तो होता है ना, 2 चीज़ें इसमें। जिनको जॉबलेस जो होते हैं उनके एक तो बकाया जाता है, कई लोगों की 3-3 महीने से लेकर 1-1 साल की सैलरी बकाया, कई लोगों को बकाया जाता है। अच्छा, कुछ अदारों ने ये चालाकी भी की कि थोड़े से उन्होंने पैसे दे दिए और कहा जी हमने आपको बकाया जात दे। वो बकाया जात नहीं है। बकाया जात का मतलब है कि वेज बोर्ड में जो बकाया जात लिखा गया है उसके मुताबिक बकाया जात दिए जाए। अच्छा, उसके लिए कोशिश क्या करनी? कोशिश सिंपली ये करनी थी कि जी ये सारों का के हवाले से, जैसे प्रेस क्लब एक फ़ोरम है, लाहौर प्रेस क्लब, वहाँ एक इज्तिमाई फ़ोरम में लोगों सारे सहाफ़ियों को इकट्ठा किया था, उनसे पूछा जाता कि आपके मसाइल का हल क्या है। उसमें यह है कि जो जॉबलेस हुए हैं उनको वक्ती तौर पे अब ये कैसे जाए। अब मैं जाता हूँ प्रेस क्लब में, वहाँ आप देखें कि तकरीबन प्रिंट मीडिया के अक्सर फ़ोटोग्राफ़र को फ़ारग कर दिया गया। अब वो बेचारे वहाँ बैठे हैं, कोई आता है वो देखता है कि एक सहाफ़ी के पास आके बैठता है, कहता है यार मेरे तो कल की बीवी बीमार है, बच्ची बीमार है, तो मेरे पास तो घर में कुछ नहीं है, एक 500 रुपये उधार दे दो। अच्छा, वो 500 रुपये से अब कैसे चलाएगा खर्चा? वो क्या, अब ये होता है कि वो इतने लोगों से पूछता है कि लोग ना उसको मिलना बंद कर देते हैं, यार ये बंदा भी उधार मांगे। अच्छा, बाहर काम कोई नहीं है। इसके लिए मैं देखता हूँ कि लीडरशिप का क्या काम है कि आप देखें कि अगर वकला के लीडर हैं तो उन्होंने वकीलों के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात किए हैं। अब वकीलों में आपको पता होगा कि ऐसे वकील भी हैं जो क्या नाम है 1-1 करोड़ रुपया फ़ीस लेते हैं, 70-70 लाख फ़ीस लेते हैं, 10 लाख रुपया फ़ीस लेते हैं, हज़ारों रुपया फ़ीस लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको केस बहुत कम मिलते हैं। अब इन सब के लिए इज्तिमाई तौर पे उन्होंने हुकूमत से मुलाकात की, हुकूमत को कहा कि भाई आप इनके लिए कुछ दे। हुकूमत ने तकरीबन जो मुझे पता चला 10-11 करोड़ रुपया दिया। उन्होंने उसको डिवाइड किया, जितने रजिस्टर्ड जो हैं वकील वकला जितने, उनको उन्होंने उसमें से बराबर करके कोई हिस्सा दिया। अब उन्होंने क्यों दिया? इसलिए कि उन्होंने कहा ये कोरोना की वजह से हालात बंद है, कोई नए केस नहीं मिल रहे, तो कम अज़ कम इनके बच्चे भूखे ना मर जाएं। उनमें गरीब भी हैं, बहुत सारे सफ़ेद पोश भी हैं। अब उनको भी उन्होंने दी, उन्होंने अपना कहा। इसी तरह यंग डॉक्टर्स के जो लीडरशिप है, उन्होंने यंग डॉक्टर्स के लिए कहा कि जी हमारे डॉक्टर इस वक्त फ्रंट पे हैं, तो आप पहले हमें इंसेंटिव दें। हुकूमत ने उनकी तनख्वाहें डबल कर दी, अमले की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, उनको बोनस दिए, उसके अलावा उनको वो उन्होंने लिबास दिया, हर चीज़ दी। अच्छा, और तीसरी तरफ आप देखें कि पुलिस है, वो फ्रंट लाइन पे। पुलिस के अफसरान ने कहा कि जी हम क्या करें जी, हमारे पास एक तो वर्कर्स की कमी है, उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है। फौरी तौर पर हुकूमत ने उनको सैकड़ों जो है ना पुलिस एहलकार नए भर्ती करने की अख्तियार दे दिया, उसके लिए मंजूरी हो गई, उनके लिए नया इक्विपमेंट आ गया। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप ने, उनकी लीडरशिप ने भी अपने लिए काम करवा लिया। डॉक्टरों की लीडरशिप ने भी अपने लिए काम करवा लिया, वकला की लीडरशिप ने भी अपने लिए काम करवा लिया। अब रह दे के एक सहाफ़ी हैं जिनकी लीडरशिप ने कोई एक काम भी नहीं किया। अब काम क्या किया? काम ये किया है कि करते क्या है कि जी कुछ नाम नहाद हमारे जो लीडरशिप बनी हुई है वो ये करती कि जी दो मास्क रखे, एक 120 वाला सैनिटाइज़र रखा, और एक साथ में क्या नाम है छोटा सा कोई और इस तरह की चीज़ रख के ना
तो 150-200 रुपये, 200-250 रुपये का एक छोटा सा बॉक्स बना के ना, तो वो सहाफ़ियों की तस्वीरें उतारे, ये जी हमने इनको ना कोरोना से मुकाबला करने। बात ये है कि कोरोना का मुकाबला ये 120 वाला सैनिटाइज़र और ये 15 रुपये वाला मास्क तो हर बंदा ले सकता है। ये क्या है? कहना तो ये चाहिए था कि हुकूमत के पास जाते, और मैं ये उन लीडरशिप की बात करता हूँ जो रोज़ाना वज़ीर आला के पास, गवर्नर के पास और वज़ीर इत्तलात के पास, वज़ीर ख़जाना के पास बैठे होते हैं और रोज़ाना की सतह पे बैठे होते हैं। पंजाब असम्बली में देखें आप, उनके साथ बैठ के ये गपशप लगा रहे होते हैं। ये उनको इतनी दरख्वास्त नहीं कर सकते कि जनाब अली इस वक्त लोअर प्रेस क्लब के जो बेरोज़गार हैं, इनको रोज़गार जब तक नहीं मिलता, क्योंकि हर बंदे को रोज़गार दिलाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो किया जा सकता है जब तक वो बेचारा तलाश कर रहा है, उसकी जो है ना उसका गुजर बसर हो। उसके लिए एक बड़ा सिंपल था, जैसे वकीलों को 11-12 करोड़ रुपए की इमदाद दी गई, सहाफ़ियों के लिए भी 15 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूरी की जाती। उस इमदाद को बैंक में रखा जाता है किसी जगह पर रख के, उसके बाद तमाम सहाफ़ियों को कहा जाता कि जो बेरोज़गार हुए हैं, जो प्रेस क्लब के मेंबर हैं, वो अपने टर्मिनेशन लेटर लेके आएँ, हम उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं कब से ये बेरोज़गार है, और जिस दिन इनको नई जॉब मिलेगी उस दिन हम इनको इसमें से लिस्ट में से निकाल दें। उसके बाद एक मुनासिब सा कोई ऐसा रख लेते कोई उसका कि ताकि उनका जो है ना वो घर का खर्चा चलता रहे और वो अपनी जॉब तलाश। और मैं सबसे अहम चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे हमारे नाम नहाद जो लीडर हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए या अपनी जेबें भरने के लिए बार बार ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस तरह तो काफ़ी बैगर्स बन जाएंगे। मुझे ये आप बताएं कि अमेरिका ने इस वक्त कोरोना में, आप जाके चेक कर लें, कोरोना में उन्होंने हर अपने जो शहरी है जो उनको टैक्स पे करता है, हर शहरी चाहे वो बिलियनियर है, उन्होंने उसको $1200 जो है ना इमदाद दी है। अगर मियाँ बीवी है तो 1200, 2400 और बच्चे का अलग से 500। अब उन्होंने तो नहीं किया कि ये बिल गेट्स के भी खाते में जा रही है, फलां के भी खाते में जा रही है और ये बैगर्स बना रहे हैं। क्यों? कि जो कि आम अमेरिकी है इस वक्त घर में। अभी आप देखें कोरोना के दौरान जो करोड़पति हैं, वो भी हमारे जानने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमारा कारोबार करोड़ों में, लेकिन आगे से जो डिलीवरी आएगी, रिकवरी होगी, तो फिर हमें पैसे आएंगे तो हम कहीं लगाएंगे ना। इस वक्त तो सारे जो घर में पैसे थे या बैंकों में पैसे थे लग चुके हैं लोगों के। तो इस तरह ये बैगर्स बनाने वाला काम नहीं, ये है वक्ती तौर पे रिलीफ। और रिलीफ अगर आप नहीं देंगे तो आप देखें कि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त जानने वाले हैं जिनके बारे में कहा गया जी वो हार्ट अटैक से फोत हो गया, वो फलां चीज़ से फोत हो गया। वो हार्ट अटैक से फोत नहीं हुआ, वो इस लीडरशिप की जो है बेहिसी की वजह से फोत हुआ है। क्यों? कि उस बंदे ने उसने सोचा है कि यार ये जो लीडरशिप है, ये जो हमारे नाम नहाल लीडर बने हुए हैं, ये हमें ये देने के लिए तो तैयार बैठे। अच्छा, कुछ नाम नहाल लीडरान ने ये भी कहा कि जी आके राशन जो है ना हमसे ले जाएं। अब ये तो बिल्कुल तस्लील करने वाली बात है कि आप उसको 10 किलो का थैला पकड़ा रहे हैं एक साफ़ी को और कह रहे हैं कि जी हमने 3 किलो का चीनी का थैला उसको दे दिया है और चंद दालें दे दी और ये हमने उसका रिलीफ कर दिया। और यार इससे तो 3 दिन नहीं गुजरेंगे। आप उसको एक बाइज़्ज़त तरीके से कहें कि ये हुकूमत का बेरोज़गारी अलाउंस है और ये आपका हक है। बिल्कुल। और वो एक आप ग्रांट लें और उस ग्रांट में से ये बेरोज़गारी अलाउंस जो फ़ख्र से लें, क्योंकि ये जो बहरान पैदा किया गया ये अल्लाह की तरफ से है और ये आलमी सतह पे अगर हुकूमत देखे ना अरबों रुपए लोगों को जारी कर रही है कि जी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, ये एहसास प्रोग्राम के तहत, तो क्या सहाफ़ियों का कोई इसमें हक नहीं है? सहाफ़ी, अच्छा आप देखें कि सहाफ़ी जो है ना असल में आम पब्लिक में यही इमेज बैठा हुआ कि सहाफ़ी तो पहले ही बड़े पैसे हैं, उनके पास बहुत सारे। मैं आपको बताता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे सहाफ़ी हैं कि जिनके पिछले 2-2, 3-3 महीने में घर में जो है ना वो खाने पकाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, वो उधार ले रहे हैं, कर्ज़े उठा रहे हैं और कर्ज़ों से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुजर बसर नहीं होता तो वो क्या होता है कि रात को भूखे भी सोए हैं। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूँ जो रात को जिनके बच्चे भूखे सोए हैं। अब आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये लीडरशिप क्या कर रही है? मुझे ये बताएं। अगर ये सिर्फ जैसे वकला ने किया वैसे करके एक छोटा सा वक्ती तौर पर रिलीफ दे देते, उसके बाद सारे साथियों को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई ना कोई और रोज़गार देगा तो उनकी बेहतरी हो जाएगी। मीडिया का ये बहरान क्यों आया और इसका हल क्या है, इस बारे में आप ज़रूर राय का इज़हार करें। अच्छा, मीडिया में ये बहरान जो है ना वो इस वक्त वैसे तो पूरी दुनिया में आया हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने इसके अल्टरनेटिव जो है ना वो मुतारफ़ करवा दिए। हमारे यहाँ ये है कि अल्टरनेटिव किसने मुतारफ़ कराने थे? ये जो जिनके पास जो करोड़पति जो मीडिया मालकान है, इन्होंने मुतारफ़ कराने थे। इन्होंने मुतारफ़ नहीं कराए। ये चाह रहे हैं कि हमारा जो पहला अमला है ना वो निकल जाए तारा देखें, जिसके बाद 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है, इनको हम फारग कर दें। उसके बाद यंग लड़के लड़के आएंगे, फिर इनको 20-25 हज़ार से शुरू करेंगे। तो
मैं इसका ये एक आसान सा आपको नुस्खा बताया कि जैसे मैंने फील्ड में काम किया ना, जो उस वक्त मेरे साथ, मैं क्योंकि शुरू में क्राइम की बीट करता रहा हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन का सदर भी रहा हूँ, और मैं जहान पाकिस्तान में चीफ रिपोर्टर रहा हूँ, जंग अखबार में 12 साल इंचार्ज क्राइम एडिशन रहा हूँ। तो ये सारे जो तजर्बात, मैं K21 में जो है ना वो असाइनमेंट एडिटर भी रहा हूँ। तो ये सारे तजर्बात के दौरान मुझे ये चीज़ देखने को मिली है कि जितने भी जो सहाफ़ी हैं ना, इनको एक डगर पे लगा दिया गया है। जो फोटोग्राफर, उनको कहा गया कि आपने फ़ोटो, अभी मैं आपको बता, डॉन के एक हमारे दोस्त हैं, वो मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं, तो वो बताते हैं कि जी मेरी 1 लाख रुपया, मैं फ़ोटोग्राफ़र था और मेरी 1 लाख रुपया तनख्वाह थी, अब मुझे कोई 15,000 रुपया नौकरी देने के लिए तैयार। अब एक बंदे की 1 लाख रुपया तनख्वाह थी, वो कैसे अपने बच्चों का सर्कल करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये सर्वाइवल की जंग में एक मुब्तला हो गए। और ये जो आपने सवाल पूछा ना कि ये जो बहरान क्यों इतना बड़ा, असल में ये हुआ कि जब ये बहरान शुरू तो गुज़िश्ता जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस दौरान ही कुछ शुरू हो गया था, लेकिन उस दौरान उन्होंने जो है ना वो कोई जो मुखालफाना पॉलिसियाँ नहीं अपनाई थी। ये जो बताया, इसमें यह हुआ कि ख़ास तौर पे हो सकता है कि ऊपर उस्मान बुज़दार साहब को पता ही ना हो सकता है ऊपर इमरान खान साहब को वो चीज़ों का पता ही ना हो, लेकिन नीचे वाली सतह पे मीडिया को एक किस तरह का पेश किया गया महालफ के तौर पे कि जिसकी वजह से वो उन्होंने भी, हुक्मरानों ने भी कहा कि भी मीडिया को कॉर्नर करना चाहिए। लेकिन इसका एक हल भी है, हल बहुत आसान है। वो ये है कि आस्ता आस्ता आप जो मीडिया में जो प्रेस क्लब में ना, वहाँ एक आप ना मशावरती जो है ना वो कहते हैं कॉन्फ्रेंस करें मुख्तलिफ, उसमें आप ना साफ़ियों को बुलाएं, उसमें डिजिटल मीडिया के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से। फिर ये कि अब हर बंदा यूट्यूब बनाएगा तो वो यूट्यूब हर बंदे का तो नहीं चलेगा, उसमें यह है कि इनके साथ जो इक्विपमेंट है, मिसाल के तौर पे जो एक्सेसरीज़ हैं, ये जो कॉर्नर माइक है, इसके दूसरे माइक हैं, इसकी लाइट्स हैं, इसके कैमरे हैं, इसके ये जो ट्राईपॉड है, इन सारी चीज़ों का भी कुछ ना कुछ बिज़नेस है। अब उस बिज़नेस में मीडिया के जो लोग हैं प्रेस क्लब के हवाले से उनको इंट्रोडक्शन दे के ट्राईपॉड आप फ़लाँ जहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ लाके ये इतने का फ़रोख्त हो सकता है। आप कैमरे जो है ना, मोबाइल फ़ोन वाले जो कैमरे हैं, मोबाइल फ़ोन जो हैं, इनकी एक्सेसरीज़ के बारे में बताएं। तो इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता जो सहाफ़ी है ना, क्योंकि ये वाला काम जानते हैं, इनको कैमरों का पता है, इनको इन चीज़ों का पता है। इसी तरह जो हैं प्रिंट मीडिया के, उनको भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है। आप हुकूमत की तरफ से 3-4 जो है ना बड़े बड़े मैगज़ीन शुरू किए जाएं। हुकूमत अपनी यानी एक अपनी सरपरस्ती में पूरे मुल्क के बड़े शहरों में क्या नाम है, प्रिंट मीडिया के अखबारात शुरू कर सकती है। जैसे मुसावात देखें आपने माजी में पीपल पार्टी गवर्नमेंट है, तो इस मशरक और यानी इस तरह की अखबारात जो है ना वो भी हुकूमत नेत से करे और उसको उसमें इन लोगों को ही एडजस्ट करे, नए लोगों को ना ले। आहिस्ता आहिस्ता जो बेरोज़गार होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे और ये लॉट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। नई लॉट जो है वो अपनी नए जॉब हासिल करेगी और इस तरीके से कोई बेरोज़गार होकर भूखों से, फाकों से और इस बेरोज़गारी से मरेगा नहीं। कोरोना वायरस के दौरान साफ़ी तंजीमों ने खासकर क्या किरदार अदा किया? अच्छा, ये भी बड़ी एक हैरानकुन बात है। असल में ये देखें कि लाहौर में असल में दिखाया तो ये जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में 70-80 लाख हज़ार बंदों को हो गए, लेकिन ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से फैला ना, ख़ास तौर पे मैं लाहौर में बताऊंगा कि लाखों लोगों को हो गया, इनमें हज़ारों सहाफ़ियों को भी हो चुका है। लेकिन वो कहने का मतलब है कि ये 80-90% को इतना सीरियस नहीं होता। इस वजह से उनकी अलामात कुछ आई हैं। अब कुछ दिन पहले मेरा भी गला ख़राब हुआ था, बुखार हुआ था और उसके बाद ठीक हो गया। अब पता नहीं, हमने कोई टेस्ट तो नहीं करा। अब कहने का मतलब हुकूमत ने कहा जी, हुकूमत की तरफ से हमारी जो नाम ना हाथ कुछ लीडर हैं उन्होंने शोर मचा दिया जी, हमने 46 लोगों को जो है ना कोरोना की जो है ना इमदाद के लिए मंजूरी कर दी और एक कोरोना के मरीज़ के लिए 1 लाख रुपया रखा गया। अब इधर भी देखें कि एक बड़ा मैं समझूंगा कि एक गलत काम हो रहा है। वो ये कि जिन जिन सहाफ़ियों का नाम 46 में शिफ्ट किया गया ना, वो वही हैं जिनकी बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, दोस्तियाँ हैं, उनको ओके करवा के अपने लोगों को नवाजने के लिए 46 लोगों को वो कर लिया गया। उसके बाद अब ये किया जा रहा है कि कहते हैं जी सेकंड लिस्ट में ना बकाया लोगों को भी किया जाए। अब सेकंड लिस्ट कौन सी है? अभी मैं देख रहा था कि जैसे ये 46 लोगों का पहले नाम आया ना, उसके फौरी बाद ही हमारे बहुत सारे प्रोमिनेंट इस तरह के सहाफ़ी कि जो पहले भी हर हुकूमत के दौर में जो है ना वो मुआवजे और वो अमरात लेते रहे हैं, उन लोगों ने अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे देना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के, वो हमारे दोस्त फ़लाँ सहाफ़ी को भी कोरोना हो गया। और किसी ने लिखना शुरू कर दिया जी मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ और अब मैंने जो है ना उस कोरोना से मात दे दी और मैं फिर बहाल हो गया। अब ये सारे अपना अपना नाम जो है ना अपना वो कंफर्म कर रहे हैं
ताकि आइंदा जो लिस्ट में जो 1 लाख रुपया मिलना है ना वो हमें मिले। और जो सफ़ेद पोश सहाफ़ी हैं वो बेचारे खामोशी से बैठे, वो कहते हैं कि यार हमने अपने कोरोना का जिक्र भी किया ना तो हमें ये कहेंगे अब पकड़ के इनको ना मियो अस्पताल में या सर्व अस्पताल में बंद कर दो, उसके बाद इनकी फैमिली को भी ले। वो इस खौफ से बता ही नहीं रहे। अच्छा और वो डिज़र्विंग भी हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी में उनको कोरोना हो गया। अगर उनको अमदाद मिले तो मैं समझूंगा कि उनके साथ बहुत अच्छा यानी हो एक समझूंगा कि हुकूमत की तरफ से एक उनको चलो बेनिफिट मिल। अब मैं देख रहा हूँ कि ये भी सारे वो सहाफ़ी जो अब देखें, आप नाम ज़रा गौर करें जो ट्विटर पे उस पर चाह रहे हैं ना, तो ज़्यादातर वो सहाफ़ी हैं जो पॉलिटिकल बीट कर रहे हैं, जो पंजाब असम्बली की बीट कर रहे हैं, जो क्या गवर्नमेंट के अहम अदारे हैं उनके साथ कर रहे हैं। वो अपने सारों ने अपने अपने नाम कन्फर्म किए और एंड पे ये होगा कि ये इमदाद भी वही लोग ले जाएंगे जो पिछली गवर्नमेंट के दौर में भी जो है ना लाखों रुपए की मुराद हासिल कर ये कोरोना के नाम की वजह। और जो असल जो कोरोना की मुश्किलात जिन पे हावी हुई हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जा रहे, उनकी कोई जो है ना वो अमदाद नहीं हो रही। तो इस बारे में मैं हुकूमत से ख़ास तौर पे कहूँगा, बुज़दार हुकूमत से और उस्मान बुज़दार साहब से, कि आप अपने तौर पे जो है ना वो एक अलग से लिस्ट बनाएं। इन लोगों की लिस्टों पे कोई एतबार ना करें और अपना कोई यानी प्रेस क्लब में आएँ, प्रेस क्लब में आकर जो सहाफ़ियों के हालात हैं उनको देखें। मैं कहता हूँ कि एक दिन उस्मान बुज़दार साहब खुद प्रेस क्लब में आ जाएं और सहाफ़ियों को उस दिन सिर्फ सहाफ़ी जो लाहौर प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं सिर्फ उनको उस दिन दावत हो, कोई बाहर का बंदा ना आए, तो उनके दिल की बात सुने। तो मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब को ये मीडिया जो लाहौर का मीडिया है ना, ये उसकी पुश्तपनाही पे उन पे खड़े हो जाएगा और उनके लिए जो है ना उस्मान बुज़दार के हवाले से भी ये बहुत अच्छा होगा। और जो मीडिया के जो असल जर्नलिस्ट हैं उनकी भी बेहतरी के लिए बड़ा अच्छे इकदाम हो सकते हैं। सहाफ़त में आपका एक तवील तजर्बा है, अब अपने कुछ दिलचस्प वाक़यात जो रिपोर्टिंग या सहाफ़त के दौरान आपको दरपेश आए हमें या कारीन को ज़रूर बताएं। हाँ जी, बहुत सारे। मैं देखें कि मैं पहले फ्रीलांस के तौर पे लिखता रहा, उसके बाद मैं 2000 से 2002 के दरमियान मैं ख़बरें अखबार में भी रहा हुआ, मैं कॉलमिस्ट था। वैसे तो मैं न्यूज़ रूम में था लेकिन कॉलम भी लिखता रहा, फ़ीचर भी लिखता रहा। उसके बाद मैं 2002 में जब जंग में आया ना, रोज़नामा जंग में, तो मुझे आते ही जो है ना वहाँ इंचार्ज क्राइम एडिशन बना दिया गया था। तो क्राइम एडिशन का इंचार्ज जो होने से वो मेरा एक कलर एडिशन था, उस पर मैं हमेशा अपनी मेन स्टोरी जो है ना वो अपनी देता था। और मैं ये चीज़ रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि मैं 12 साल तक जितने भी क्राइम के सैकड़ों जो है ना मैंने जो कलर एडिशन बनाए उनमें मेन जो स्टोरी थी वो हमेशा मेरी अपनी होती थी। मैंने कभी ये नहीं किया कि बाहर से जो स्टोरीज आती थी या दूसरी क्राइम स्टोरी दूसरे ज़िलों के आती थी उनको देता और उनसे पेज बनवा देना, क्योंकि मैं हमेशा खुद कोशिश करता था, फील्ड में जाता था, फील्ड में जाके लोगों से मिलता था। तो मैं आपको बताऊंगा कि रफली 500-600 से ज़्यादा तो मैंने क्राइम स्टोरीज कवर की हुई हैं। इसके अलावा लाहौर में ऐसा 2002 से लेकर 2012, उसके बाद मैं जहान पाकिस्तान में चला गया। जहान पाकिस्तान में भी मैं चीफ़ रिपोर्टर भी रहा हूँ, वहाँ इंचार्ज क्राइम सेल भी रहा, इन्वेस्टिगेशन सेल का भी इंचार्ज रहा हूँ। तो वहाँ भी जितने यानी उस दौरान भी जितने बम धमाके हुए, जितने दहशतगर्दी के वाक़े वो मैं कवर करता रहा। मैं सबसे अहम आपको बताऊँगा कि जो रेमंड डेविस था उसके जब वाक़या हो उस वक्त भी मैं मौका पे पहुंचा और उसके ऊपर मैंने 3 कलर एडिशन दिए। इसके अलावा जो सियालकोट में जब 2 भाई कत्ल हुए थे, मैं सियालकोट गया, वहाँ मैंने क्या नाम है उनके जो दोनों भाई जो मरे थे उनके घर वालों के सारे का इंटरव्यू किया। उसके बाद मैं दूसरी फैमिली जो बिलाल वाली फैमिली जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने उसको गोली मारी थी और वो लड़का बिलाल जो है वो गुज्जर फैमिली थी, तो उनका होता, तो उनके भी मैं गांव में गया। तो बल्कि वहाँ ये हुआ कि मैं जब गांव में गया तो वो तकरीबन 200-250 से ज़्यादा लोग ना, एक दरख्त था उसके नीचे वो बिलाल की वालदा और उसकी बेवा जो है ना बैठी हुई थी। वो मुझे देख के एकदम हैरान हुआ। तो मैंने जब अपना तारुफ किया कि मैं रोज़नामा जंग से हूँ, तो उसी दिन मेरा ना फ़ीचर भी शाया हुआ था एक पिछली सारे वाक़यात का उसी, और मैं वहाँ पहुँच भी गया उसी रोज़, और रात को जो मैं फीचर बना गया वो छप भी गया था। अच्छा, मैं वो गया तो उन्होंने कहा ये जंग वाले आ गए, इन्होंने तो हमारे ख़िलाफ़ लिख दिया कि इन्होंने बड़ी ज़्यादती की और 2 लड़कों को मारा है। तो वो सारे ना मेरे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कोई मर्द चंद थे तो उन्होंने चंद बंदों को इकट्ठा कर लिया और वो बल्कि कुछ ने पिस्तौलें भी लगाई हुई थी। अब हम घबरा गए कि ये क्या मामला हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी आपने तो बड़ा हमारे खिलाफ सख्त लिखा है। तो मैंने कहा जी वो आज छप गया ना, तो अब जो हम अगला देना चाह रहे हैं वो हम आपका मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है, जो इन 2 भाइयों के अलग पार्टी है, उनके साथ क्या हो। फिर वो बड़ी मुश्किल से हुए। तो फिर उन्होंने अपनी मुश्किल उन्होंने क्या पता देखा है कि आप सबसे ज़्यादा तो ये देखें कि हमारे गाँव के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को पुलिस उठा के ले गई है। उन्होंने मुझे भैंसें और गायें दिखाई। उन्होंने कहा ये 2-2 दिन हो गए हैं इनको किसी ने धोया नहीं है, यानी उनका दूध जो है ना नहीं बनाया किसी ने, तो उस वजह से गाय और भैंसें मरने वाली होगी और सैकड़ों की तादाद में थी।
और उन्होंने कहा कि ये देखें हम पूरे यहाँ कोई 200 से ज़्यादा ख़वातीन ही बैठी हैं, हम हर घर में बेटियाँ और बीवियाँ घर में रह गई हैं, ये कोई नहीं बता रहा मीडिया के हमारा। मैंने फिर उनकी तस्वीर ली, फिर उनके सारा मौक़िफ़ था, फिर उनका भी मौक़िफ़ दिया। तो इस तरह का फिर इसी तरह जब टीपू ट्रक्का वाला और तीफ़ी भट्ट की जो है ना इनके जो दुश्मनी के ऊपर मैंने वो एक लाहौर की ख़ानदानी दुश्मनियों पर एक फ़ीचर दिया, तो टीपू ट्रक्का वाला की 2 गाड़ियाँ भर के मुसल्लह अफराद जंग अखबार के बाहर आ गए और मेरे एडिटर ने फिर कहा कि जी कोई मुसल्ला नहीं अंदर आ सकेगा, तो 2 आदमियों को बुलाया, तो उन्होंने हमें बड़ी धमकियाँ दी और उस वक़्त भी मेरे ऊपर उन्होंने कहा ये एजाज़ भट्ट साहब यहाँ से बाहर भी तो निकलेंगे ना, वो हालात भी हमने किए। उसके अलावा फिर ये हुआ कि एक दफ़ा मियाँ गुड्डू जो भगवानपुरे की बड़ी मशहूर शख्स है, इनके कज़न ने दूसरे कज़न को कत्ल कर दिया। मैं उनके घर गया तो उन्होंने अंदर से ना उनकी फैक्ट्री बहुत में अंदर बंद कर दिया कमरे में ना, तो उन्होंने बाहर मुसल्ला लोगों को कर दिया। तो मैं और मेरे साथ आरफ नजमी साहब थे जो फ़ोटोग्राफ़र, तो बड़ी मुश्किल से फिर भी मैंने उनको अपनी जब फैमिली बैकग्राउंड बताया तो वो भी घबरा गया, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड को भी वो जानते थे सारे। मेरे बड़े भाई की उधर भगवानपुरे में ही ऑफिस है, तो वो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो खोल दिया और हमें जानते हो, मुझे नजमी साहब ने कहा कि भाई मेरे पास 1.5-2 लाख का कैमरा था, तो तुमने मुझे अंदर बंद करवा दिया और अगर मेरा कैमरा तोड़ देते तो क्या होता। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए। फिर दहशतगर्दी के मैं आपको हवाले से बताऊं कि एक दफ़ा ये हुआ कि सरफराज नईमी साहब का जब बम धमाका हुआ, तो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के तो अभी ऑफिस जंग अखबार पे आया ही था, तो धमाका हो गया। तो धमाका हुआ, मैं फ़ौरी तौर पर मोटरसाइकिल लेके तो वहाँ पहुँच गया। जब मैं पहुँचा तो आगे उमर विरक जो SPCI थे उस वक्त, वो वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने सारे दरवाजे बंद करा दिए। तो मैंने उनको आवाज़ दी तो मुझे वो पहचानते, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अंदर कर लिया। अब जैसे हम अंदर गए तो उसके बाद क्या हुआ कि स्पीकर पे ना स्टूडेंट ने वहाँ के जामिया नईमिया के ऐलान कर दिया कि जी ये पुलिस वाले भी जो है ना इनके साथ ही दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं, हमारे जो है ना वो इमाम साहब को और मौलाना नईमी साहब का बड़ी इज्जत लोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि इनको भी इन्होंने शहीद करवाया। उन्होंने डंडे पकड़ लिए, उन्होंने पुलिस के कांस्टेबल्स को और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको डंडे मारने शुरू कर। अब हम भी मीडिया के तौर पे अंदर थे, SP उमर विरक और मैं भी, और हमने कहा लो जी थोड़ी देर के बाद अब हमारी भी धुलाई होगी। लेकिन वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो एक जो वहाँ एक लड़का जो उस्ताद था ना, वो बच्चों को पढ़ाता था, वो मेरे भाई के जानने वाला था। उन्होंने कहा भट्ट साहब आप किधर? मैंने बताया कि यार मैं ऐसे मीडिया की तरफ। उसने कहा मेरे कमरे में आ जाए। तो उन्होंने हमें थोड़ी देर के बाद फिर ये हुआ कि वो मुफ्ती नईमी साहब के बेटे आ गए, राघव साहब। उन्होंने फिर ऐलान किया कि मेरे वाला साहब शहीद हुए हैं, मैं इतना जज्बाती नहीं, तो आप कौन है? तो उन्होंने सारों से फिर वो डंडे वापस लिए। फिर हमने रिपोर्टिंग, उस रिपोर्टिंग में मुझे एक अहम चीज़ ये हुई कि जब वो दहशतगर्द के जब वो अज़ा बिखर गए थे ना, तो वो उन सारे इकट्ठे करके ना एक चादर सफ़ेद रखी उसमें ला रहे थे, तो उसका सर लाए ना, तो मेरे पास उस वक्त पुराना एक मोबाइल फ़ोन था जिस पे वीडियो बनती थी। तो मैंने कहा यार मैंने इसके ना जो सर अलहदा हुआ है, मैं जंग अखबार उन्होंने साथ में उमर विरक का भी साथ था मेरे, तो उन्होंने कहा अच्छा सर आप बना लें। तो मैंने उसका ना बाल सारे जले हुए थे उस लड़के के जिसने तो मैंने उसको सर से ऐसे पकड़ के सामने किया और उसकी तस्वीरें बनाई। ये मैंने उस वक्त लाइव वो खुदकुश हमलावर का सर उतरा हुआ था और मैंने उसको अपने हाथ में पकड़ के तो उसकी तस्वीर बनाई। ये एक बड़ा जज्बाती और हैरान कुन सीन था। इसी तरह जब मनावा में वो दहशतगर्द दाखिल हो गए थे सेंटर में, तो मैं उस वक्त IG हबीबुर रहमान और हम जो बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने जब उन्होंने अपने आप को ब्लॉक किया तो हम दीवार के साथ ऐसे छुपे हुए थे, तो हमने ऐसे देखा तो हमने हवा में उनके अज़ा को और साथ में मट्टी धूल थी बहुत सारी ऊपर उड़ते हुए देखी। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ ना एक थाई का, जैसे किसी खुदकुश हमलावर के पूरी थाई का एक पीस ना दरख्त के साथ लटका हुआ, तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, मैं और नसीम कुरैशी वो जंग के रिपोर्टर हैं। तो हम ना थोड़ा सा मुस्कुराने लगे, 6-7 घंटे की रिपोर्टिंग में थक चुके थे, तो हम मुस्कुराने लगे। तो हमने कहा कि ये थाई का पीस है या चेस्ट का, ये वाला है बंदे का। तो हम ये कह रहे, तो BBC के ना और CNN के ना रिपोर्टर आया ना, तो 2 लेडीज़ रिपोर्टर, तो वो हमारी तरफ ऐसे देखे ना, तो वो ना कैमरामैन उनका ज़मीन से ऐसे कर रहा था, वो भी ना कैमरामैन छोड़ कर हमारी तरफ देख रहा है कि इतने टेंस हालात में हम खौफजदा हैं और हम इतने खौफ में ये बना रहे हैं, और ये पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है ये आपस में खुशगपियाँ लगा रहे हैं। तो वो बड़ा है, वो हमारे पास आई बाकायदा, उन्होंने हमारे साथ तारफ़ किया। जब उनको पता, उन्होंने कहा कि पूछे तो सही ये किसी एजेंसी के लोग हैं या कौन है। फिर हमने बताया कि हम भी जर्नलिस्ट हैं। तो वो कहते हैं कि हमें बड़ी हैरानगी हुई है कि आप लोग यानी इस इतनी यानी टेंस माहौल में भी आप हैं। तो इस तरह की रिपोर्टिंग में बहुत सारे वाक़यात आए हैं कि मैं आपको किस किस वाक़े का जिक्र करूँ। एजाज़ भट्ट साहब, बहुत से बच्चे ज़ेर तालीम हैं और वो उनका ख्वाब है वो मीडिया इंडस्ट्री में आए। उनको ज़ेर तालीम तालिब इल्मों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो बतौर सहाफ़ी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें या नहीं?
अच्छा, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जब हम मीडिया में आए थे ना, उस वक्त मीडिया बड़ा अरूज था। जंग अखबार में मैं एक छोटी सी खबर देता था तो तकरीबन अगर कोई करप्ट किस्म का पुलिस एहलकार होता था, अफसर होता था, तो उसको फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया जाता था। मैं बहुत सारे मेरे ऐसे फ़ीचर हैं, जब मैंने फ़ीचर दिया एक ये फ़िरोज़वाला का था, तो वहाँ डकैती के दौरान उन्होंने 2-3 बच्चियों के साथ ज़्यादती भी कर दी, तो उनकी किसी ने सुनवाई नहीं हुआ। FIR में भी जो है ना उन्होंने लिख दिया कि डकैती हुई है। वो मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया, तो पता चला कि वाक़या जो है ना कोई 1.5 महीना हो चुका है और ये बेचारी बहुत सारा शोर मचा चुकी है और कोई उनके सुनते। इस दौरान 2 SHO तब्दील हो चुके हैं वहाँ से और 3 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस केस के चेंज हो चुके हैं, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, बस डकैती हुई। वो मेरे पास आई, मैंने उनकी एहतजाज थोड़ा सा करवा के तस्वीर बनाई और साथ में फ़ीचर दिया। मेरा वो फ़ीचर छपने की देर थी कि अगले दिन जब वो फ़ीचर शाया हुआ सुबह 9 बजे, जो है ना जो RPO हैं शेखुपुरा रेंज के, उन्होंने ना वो उस केस को अपना कर लिया और उन्होंने फौरी तौर पे वो जो DPO हैं उनको कहा, और DPO जो है ना वो उस फैमिली के घर गए। तकरीबन 12 बजे तक उन्होंने मुझे अप्रोच कर लिया। उन्होंने कहा इस वक्त सारी पुलिस इधर आई। उन्होंने तीनों जो SHO मुलव्वस थे बीच में, उनको भी मुअत्तल कर दिया, और जो 2 SHO थे और 3 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, और ये 5 लोग फुल इंस्पेक्टर थे। तो 5 को उसी वक्त मुअत्तल कर दिया गया और इनको इंक्वायरी लगा दी गई। उस फैमिली को जो है ना वो उन्होंने फौरी तौर पे जो है ना वो रिलीफ दिया। उसके बाद ये हुआ कि कुछ अर्सा मेरा फ़ीचर भी छपा। कुछ अर्से के बाद वो जो जितने 5 के 5 इंस्पेक्टर थे वो उनके घर माफ़ी मांगने गए बाकायदा, बल्कि उनका जो एक बड़ा था, दादा था उनका जो फैमिली का, उसने उसके बेटे ने मेरे से रब्ता किया कि उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छी खासी अमाउंट 5-5 लाख रुपया फ़ी का उन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं, ये आपका केस जो मुलज़म भी हमने गिरफ़्तार कर लिया उनको भी सज़ा दिलाएंगे। और ये जो वो 5 इंस्पेक्टरों ने कहा कि ये हमारी गलती है, उन्होंने करके तो तकरीबन उनको आप समझ लें कि 2 मिलियन से ज़्यादा उनको उन्होंने वो रिलीफ भी इकट्ठा करके दिया और उस फैमिली को इंसाफ भी मिला। वो बाद में मुझे बड़ा अर्सा तक आते रहे मेरे पास, मुझे दुआएं देते रहे। मैंने कहा बस अल्लाह ताला का करम है, और मैंने उनको यानी ये भी नहीं रोका कि मुझे कहते थे कि बेटा अगर आप हमें इजाज़त नहीं देंगे तो हम ये पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो ज़्यादती हुई है हम उसका ज़्यादा चाहते। मैंने कहा जी मैंने फ़ीचर दे दिया, मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। अगर आपको बेनिफिट कोई मिलता है, क्योंकि बच्चियों का अब आपने शादियां करनी है, सारा कुछ करना है, तो इसलिए आपको अगर मिलता है तो ये आप अपने लिए जो आपको बेहतर लगता है वो करें। मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई नहीं है कि भाई मैंने लिखा है तो आप उसको ज़रूर। तो वो उनके साथ वो ऐसे बहुत सारे फ़ीचर हैं जो जिन पे एक्शन हुआ। लेकिन मौजूदा हालात में ये है कि जो भी मीडिया के जो लोग हैं वो इस वक्त परेशानी में हैं। जो स्टूडेंट आएंगे उनको इस वक्त कोई तनख्वाहें नहीं है इसमें अच्छी खासी। जो वो एंकर चांद है, लोग असल में देखें जैसे ही लोग मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, हर बंदा समझता है मैं हामिद मीर बन जाऊँगा, मैं डॉक्टर शाहिद मसूद बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो बन जाऊँगा। कोई ऐसी नहीं। ये तकरीबन 30, 40, 50 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। बकाया आप समझ लें कि जितने मीडिया के 80,000 या 1 लाख से ज़्यादा मीडिया वर्कर्स हैं वो बुरे हालात में हैं। तो इसलिए मीडिया में आने से पहले ये सोच लें। दूसरी बात यह है कि जब मैं मीडिया में हम जब आए थे उस वक्त जो ASP थे वो इस वक्त DIG और एडिशनल IG के लेवल पर पहुंच गए हैं। तो हमें बजाय इसके कि हमें अब एडिटर रिपोर्टिंग और जो है ना एग्जेक्टिव एडिटर के अहदे दिए जाएँ, उससे हमें कहा जा रहा है कि आपको नौकरियाँ फ़र्क हैं। यानी सहाफ़त में जितनी सीनियरिटी है, अब हमारे पास इतना तजर्बा है, इतनी सीनियरिटी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों कि वो हमसे ऊपर वो इस वक्त जो नौजवान आते हैं उनको 25,000 रुपये तनख्वाह देके वो कहते हैं इनको जो 70-80 हज़ार रुपया देनी है, लाख रुपया देना है, तो हम 20-25 हज़ार वाला नया MA पास लड़का क्यों ना रखें। तो आगे कोई स्कोप नहीं है इसका। इसलिए मैं नए आने वाले स्टूडेंट से कहूँगा कि वो इसको फुल प्रोफेशनल के तौर पे ना लें। वो ये है कि साथ में कुछ और भी प्रोफेशन का जो है ना वो हुनर सीखें, और साथ में अपनी जो है ना वो मीडिया से भी जो है ना